हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पार्ट 1 विकास की समझ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस तालिका के बारे में बताया था। यह तालिका हमें प्रति व्यक्ति औसत आय के बारे में जानकारी दे रही है। औसत आय में प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसकी असमानताओं को छुपा देता है। औसत आय में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय ही प्राप्त होती पता चलती है, लेकिन उसकी वास्तविक आय जो है वह इसमें पता नहीं चलता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के आय के वितरण को देखना भी जरूरी होता है। किसी भी देश के विकास के लिए व्यक्ति के औसत आय के साथ साथ उसके व्यक्तिगत आय का भी जानकारी रखना या उसके वितरण को भी देखना आवश्यक है। विकास के मौके सभी लोगों को मिलते हैं और या कुछ लोगों तक ही यह सीमित होते हैं, इसकी जानकारी भी आवश्यक है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय के कुछ मापदंड और हो सकते हैं। इसमें एक है उपभोग पर व्यय। इसी प्रकार उपभोग भी व्यय विकास को मापने का एक प्रमुख संकेत है, क्योंकि इसके लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च की जानकारी होती है। अलग अलग वर्गों द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है, सरकार इसकी जानकारी सर्वे के द्वारा प्राप्त करती है। इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई भी समूह उपभोग पर कितना व्यय करता है। जो व्यक्ति जो उपभोग पर जितना अधिक व्यय करता है वह आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध माना जाता है। उपभोग व्यय से समाज में आय का वितरण पता चलता है। बच्चों, इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति धनी है वह तो अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं पर आवश्यकता से अधिक खर्च कर सकता है, अपने लिए भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं एकत्रित कर सकता है, किंतु जो निर्धन व्यक्ति है वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही अधिक खर्च करेगा, जैसे भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ, शिक्षा, जो कि उनकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और इसकी जानकारी सरकार को सर्वे द्वारा प्राप्त हो सकती है। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें कृषक है, वेतनभोगी है और आकस्मिक खेत मजदूर है। इसमें कृषक की जो है प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च जो है वह दिखाया गया है कि कृषक कितना खर्च करता है, एक वेतनभोगी कर्मचारी कितना खर्च करता है और आकस्मिक खेत मजदूर है वह कितना अपने प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है। इसका अवलोकन यहाँ पर दिया गया है। कृषक अपने उपभोग पर कुल 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है, जबकि वेतनभोगी जो है वह 2002 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है। और इसी प्रकार आकस्मिक खेत मजदूर जो है वह 1159 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है। अर्थात आकस्मिक खेत मजदूर जो है वह सबसे कम खर्च करता है। इसका वजह यह है कि इनके पास पूरे वर्ष भर काम नहीं होता है। कभी मजदूरी मिलती है, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और इनकी मजदूरी भी कम होती है। इस कारण मजदूरी की दर कम होने के कारण इनका जीवन स्तर भी अधिक ऊपर नहीं उठ पाता है। इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यदि विकास का लक्ष्य सार्वजनिक हित को सामने रखकर किया जाता है तो इनके जीवन स्तर को प्रभाव दिखना ही चाहिए। यदि सार्वजनिक हित हम चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी जीवन स्तर पर प्रभाव हमें दिखना चाहिए। विकास के अन्य सूचक है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। विकास का एक अन्य सूचक है स्वास्थ्य और शिक्षा। जो व्यक्ति जितना शिक्षित होगा
वह उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। आज भी हमारे समाज में शिक्षित व्यक्तियों को अधिक विकसित माना गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावी प्रयास होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है, वहाँ बाल मजदूरी की प्रथा स्वतः समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने के लिए कुछ अधिक समर्थ हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं इसका प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता जिन्हें इनका लाभ मिलता है, वरन समाज के अन्य सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरों लोग को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यह तो बेटा सभी मानते हैं कि शिक्षा जो है समाज के विकास के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वह किसी भी प्रकार की बातों को आसानी से समझ सकता है और उसका विरोध कर सकता है। यदि सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिल जाए तो क्या होगा, बाल मजदूरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और यदि समाज में ऐसा कहीं होता भी है तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने में अधिक समर्थ होगा, अधिक सक्षम होगा कि वह समाज में इस प्रकार के विरोधों का सामना कर सके। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं इसका प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहता है जिन्हें इसका लाभ मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति शिक्षित है और स्वस्थ है केवल लाभ उसी को मिलता, बल्कि उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। एक शिक्षित व्यक्ति और स्वस्थ मनुष्य को देख करके दूसरा व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो सकता है। वह उसके लिए प्रयत्न कर सकता है और अपने बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित बनाने की प्रेरणा ले सकता है। और एक स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति भी दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकता है, उन्हें शिक्षित कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य भी मनुष्य के या राष्ट्र के विकास का एक अन्य आवश्यक सूचक है। पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होने चाहिए। उनकी प्रतिभा का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज में बालिकाओं व महिलाओं को अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है। समाज में महिलाओं की बात सुनने का वातावरण उत्पन्न होने से उनकी भूमिका बदलती है। पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु अनिवार्य तत्व है। जिन देशों में इन सेवाओं की समुचित व्यवस्था है उन देशों का विकास तेजी से हो रहा है। समाज में न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी समानता का अधिकार हमारे संविधान द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदान किया गया है कि विश्व की सभी महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, पुरुषों के समान ही समानता का अधिकार मिले। यदि महिलाओं को अच्छी शिक्षा मिलती है, शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं तो उनकी प्रतिभा का विकास होता है। बालिकाएं और महिलाएं अपनी बात रखने का मौका प्राप्त करती हैं। इससे समाज में महिलाओं की बात यदि सुनने का वातावरण उत्पन्न होगा तो उससे भूमिकाएं बदलती है। किसकी भूमिका? महिलाओं की भूमिका में विकास होता है। यदि उन्हें उनकी बातों को सुनने का, उन्हें कहने का, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो इससे समाज में भूमिका बदल जाती है उनकी। और इसके अलावा पौष्टिक आहार, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता व्यवस्था बेहतर स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु अनिवार्य तत्व है। जिन देशों में
इन सभी सेवाओं की समुचित व्यवस्था होती है, उन देश में विकास तेजी से होता है। जहाँ स्वच्छता होगी, सफाई होगी, शुद्ध पेयजल होगा, शुद्ध वातावरण होगा, महिलाओं की शिक्षा होगी, ऐसे देशों का विकास शीघ्र और समुचित रूप से होता है। वैसे भी कहा गया है कि यदि एक महिला पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, तो वह अपने एक नहीं 2 परिवारों को शिक्षित कर सकती है। एक अपने माता पिता का परिवार और दूसरा अपने ससुराल का परिवार, दोनों को शिक्षित कर सकती है और उसकी बेहतर व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक। विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु समग्र विकास को मापने के लिए यह मापदंड पर्याप्त नहीं है। किसी भी देश के विकास को मापने के लिए उसके देश की आय, वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यह एक महत्वपूर्ण आधार है, किंतु यह आधार किसी भी देश के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए मापदंड पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त मापदंड नहीं है जिससे कि किसी भी देश का संपूर्ण विकास हो सके। हमें अन्य मापदंडों के बारे में भी विचार करना होगा। इसकी सूची लंबी हो सकती है, पर हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना होगा। पिछले लगभग 2 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सूचकों को राष्ट्रीय आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास में माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के में भी विभिन्न देशों की तुलना उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वे किया गया था, जिनमें किसी भी देश के विकास के लिए आय के अलावा अन्य सूचक, अन्य मापदंड भी हो सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा जन्म से एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। समग्र विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। साक्षरता दर 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है। यदि हम सबके लिए स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी में यह साक्षरता दर बढ़नी चाहिए। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक कितने वर्ष तक जीवित रहता है। इसमें यह औसत अनुमानित जीवन काल कहलाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना जीवित रहता है, इसका भी औसत निकाला जा सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म से कुछ दिनों तक जीवित रहता है, कोई कुछ वर्षों तक जीवित रहता है, कोई अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है, कोई 15, कोई 20, कोई 50, 60, 70, 80, 90। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु को निकालने पर जो प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होगा उसे औसत आयु कहा जाता है। आपको मालूम है औसत निकालने का सूत्र, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको। तो इस प्रकार हम प्रति व्यक्ति के किसी देश की जीवन प्रत्याशा के आधार पर भी उस देश के विकास के, मानव विकास के सूचक को पहचान सकते हैं। और इसके लिए यदि हमने साक्षरता दर बढ़ाने के लिए यदि हमने 15 वर्ष के सभी आयु के बच्चों को साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताते, यदि हमने किसी भी देश का साक्षरता देखना है तो 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे कितने वर्ष जीवित रहते हैं, कितने बच्चे पढ़ पाते हैं, यह उसकी साक्षरता का प्रतिशत बताता है, अनुपात बताता है। यदि हमने सभी के लिए स्कूलों की व्यवस्था की है तो क्या होगा, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे और इससे साक्षरता दर बढ़नी ही चाहिए।
5 वर्ष मनुष्य के जन्म से लेकर 5 वर्ष का जो समय होता है बच्चों, वह उसके विकास का महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस अवधि में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे अधिक विकास करता है। इस उम्र में जो बच्चे जितना अधिक सीख सकते हैं वह जितना अधिक सीख सकते हैं वह उसके विकास का आधार होता है। इस अवधि में बच्चा यदि कुपोषित होता है तो उसका प्रभाव जीवन भर पड़ने की संभावना बनी रहती है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ जीवन देने का मौका दें। बच्चों में कुपोषण 2 रूपों में पाया जाता है। पहला है उम्र के अनुपात ऊंचाई और उम्र के अनुपात में वजन। यदि ऊंचाई और वजन उम्र के अनुसार कम होगा तो वह बच्चा कुपोषित माना जाता है। और इसकी जानकारी हमें आंगनबाड़ी केंद्रों से ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आगे का अगली क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, बाय।